नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। थाना नागफनी क्षेत्र स्थित तारा बिल्डिंग के सामने एक घर में कस्टम विभाग ने छापा मारकर करोड़ों रुपए की स्मगलिंग का माल बरामद किया। थाना नागफनी क्षेत्र के अंतर्गत डिप्टीगंज स्थित तारा बिल्डिंग के सामने देर रात एक घर में कस्टम तथा एक्साइज विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। रात भर घर की तलाशी के बाद सुबह कस्टम के बड़े तथा आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घंटों निरीक्षण के बाद घर में रखे कुछ सामान को कब्जे में लेकर कस्टम विभाग के कार्यालय भेज दिया। कब्जे में लिया गया माल 3 गाड़ी टाटा 407 में लाद कर ले जाया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि माल की अनुमोदित कीमत करोड़ों में है। कस्टम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी जब्त किए गए माल की कीमत बताना मुश्किल है, लेकिन जो माल जब्त किया गया है वह स्मगलिंग का है। सूत्रों के मुताबिक जिस घर से माल बरामद किया गया है वह फिल्म हम तुम दुश्मन के निर्माता अख्तर रसूल का घर है और पकड़ा गया माल विदेशी सिगरेटों का स्टॉक है, जिसमें नशे की मात्रा ज्यादा होती है, या ये कह लीजिए कि छापामार कार्रवाई ने चरस की सिगरेटों का बड़ा स्टॉक मुखबिर की सूचना पर पकड़ा है। आगे से ले लो, आगे बिल्कुल करवा देंगे। 2 मिनट आप होना है और जब इन्वेस्टिगेट होगा तब आप लोगों को बाकी ब्रीफिंग। सर कौन सी टीम इसके अंदर काम कर रही है? टीम वगैरह आप लोगों को बात अभी हम नहीं बताएंगे। क्या वैसे क्या मिला? कॉन्ट्राबैंड गुड्स है, बस आप ये समझ लीजिए स्मगल गुड्स है। कितने पैमाने पे है सर? पैमाना ही तो नाप रहे हैं, अभी निकले तब तो नहीं नाप रहे। द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी ऑफ मुरादाबाद के अध्यक्ष का 7 वर्षीय भतीजा जिला चिकित्सालय से अचानक गायब हो गया। 1 घंटे बाद जिला अस्पताल में खेलता हुआ डॉक्टरों को मिला। बुधवार को मुरादाबाद द बार एसोसिएशन एंड लाइब्रेरी के अध्यक्ष अमीरुल हसन जाफरी का 7 वर्षीय भतीजा डॉक्टर को दिखाने अपने परिजनों के साथ जिला चिकित्सालय आया था कि तभी अचानक खेलते खेलते वो कहीं चला गया। परिजनों ने इस बीच अपने पुत्र को खूब तलाशा, पर निराशा मिलती देख सिविल लाइंस थाने पहुंच गए। वहीं बालक जिला अस्पताल में खेलता खेलता गैलरी में ही बैठ गया, किंतु मंद बुद्धि होने के कारण अपने घर की जानकारी नहीं बता पा रहा था। बच्चे को अकेला देख अस्पताल के डॉक्टर भी वहां पहुंच गए और बालक की सूचना सिविल लाइंस थाने में दी। तभी सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए, किंतु बालक की इस अवस्था को देख हर कोई परिजनों को लापरवाही करने का दोषी मान रहा था। क्या मामला हुआ था सर? ये बच्चा यहाँ पे हुआ था, इसके परिजन लोग आ गए, उनको दे दिया गया है ना, हम सिविल लाइन थाने के लिए ला रहे थे सर, जमा करने के लिए। अब ये सारी बात बढ़िया हो गई, उसके परिजन आ गए, बच्चे को ले गए। जी, इसके पिताजी बता रहे थे इसका इलाज कराने आए थे यहाँ पे। हाँ जी, इसके जो पिताजी इलाज कराने के लिए आए थे, वो रास्ते में कहीं चलते चलते किसी से नंबर लेने लगे मोबाइल का, थोड़ा बच्चा पीछे रह गया, वो आगे निकल गए, इसलिए बच्चा वो भटक गया, यहाँ पर रह गया, वो आगे ढूंढने चले गए। उसके बाद में वो आ गए तो बिलारी पहुंची वरिष्ठ समाज सेविका मेधा पाटकर ने किसानों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में केंद्र सरकार को जमकर कोसा। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में और अपनी समस्याओं को लेकर बुधवार को किसानों ने बिलारी में हुंकार भरी। किसानों की इस महापंचायत में समाज सेवी अन्ना हजारे के भी आने की संभावना थी, पर अस्वस्थ होने के कारण अन्ना हजारे इस महापंचायत में शिरकत नहीं कर सके। इनके अलावा इस महापंचायत में कई समाजसेवी और किसान यूनियनों के नेता भी ने पहुंचकर किसानों की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाया। किसानों के इकट्ठा होने पर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट दिखा। बुधवार को पुलिस अफसरों ने कार्यक्रम स्थल का सुबह से ही दौरा किया। महापंचायत को लेकर किसान संगठन लंबे समय से सक्रिय था, लिहाजा उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को पहुंचने का न्योता भी दिया था। प्रधान संगठन ने भी इस राष्ट्रीय महापंचायत के समर्थन का ऐलान किया था, लिहाजा इस महापंचायत में हजारों की भीड़ भी देखी गई। ये है कि इसमें
जो भी भ्रष्टाचार होता है जिसके कारण पुनर्वास नहीं होता, ऐसी एक धारा विशेष थी कि कोई अधिकारी अगर उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उस अधिकारी के खिलाफ खुद विस्थापित या प्रभावित अपनी केस या शिकायत दाखिल कर सकता है। उस धारा में ये भी विशेष प्रावधान था कि उसके विभाग प्रमुख को भी आरोपी मानकर उसकी भी जांच हो जाए, ताकि ऊपर से नीचे तक या नीचे से ऊपर तक जो भ्रष्टाचार चलता है, जिसके ही खिलाफ जन लोकपाल की संकल्पना निकाली थी, वो पूरी इसमें लाई जाए। लेकिन अब मोदी सरकार के अध्यादेश से बिल तक उस धारा को उन्होंने बदल कर ये कहा कि विभाग प्रमुख की मंजूरी चाहिए, यानी चोरों के हाथ में चाबी। तो ये तमाम बदलाव जो अध्यादेश में लाए गए अध्यादेश के द्वारा, वो बिल्स में भी है। बिल लाते समय उन्होंने जिन 9 संशोधनों की बात की, वो इतनी भ्रामक है, इतनी भ्रामक कि उसके बारे में अगर वो कोर्ट में जाए ना तो परजुरी का, झूठापन का आरोप लग जाएगा और सजा हो। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की विवादास्पद धारा 66A को निरस्त करते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी को नया आयाम दिया है। अभी तक के जरिए कानूनविद, समाजशास्त्री तथा युवाओं ने अपनी राय देते हुए कहा कि सोशल मीडिया की आज़ादी तो जरूर बढ़ी, मगर खतरे भी बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की विवादास्पद धारा 66A को निरस्त करते हुए संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी को नया आयाम दिया है। दरअसल ये कानून वेबसाइटों पर कथित अपमानजनक सामग्री डालने पर पुलिस को अनावश्यक गिरफ्तार करने की ताकत देता था। न्यायमूर्ति जे चेलमेश्वर और न्यायमूर्ति RF नरीमन की पीठ ने साफ कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A लोगों के जानने के अधिकार को सीधे रूप से प्रभावित करते हुए संविधान में उल्लिखित अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करती है। ध्यान रहे, शीर्ष अदालत ने आईटी एक्ट की धारा 59A तथा 69(3)B को निरस्त न करके इसे नए ढंग से परिभाषित किया है। धारा 59A किसी कंप्यूटर संसाधन के जरिए किसी सूचना तक सार्वजनिक पहुंच को रोकने के लिए निर्देश जारी करने की ताकत और धारा 69 कुछ मामलों में मध्यवर्ती की जवाबदेही से छूट का प्रावधान करती है। हालांकि इन धाराओं से भी अब इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग साइट कंपनियों को राहत मिलेगी। वह इसलिए क्योंकि इसकी आड़ में सरकारें उन पर नकेल कसती रही हैं। ये भी सच है कि जब ये कानून लाया गया था तब ये सोचा गया था कि इससे सोशल मीडिया पर लिखी जाने वाली खराब टिप्पणियों पर रोक लगेगी, परंतु हुआ इसका ठीक उलट। दरअसल सरकार ने ये कानून इंग्लैंड के कानून के सेक्शन 12(1)B को पूरी तरह से लागू तो कर दिया, परंतु भारत के आईटी एक्ट में यूके के कानून जैसी स्पष्टता नहीं है। सही बात यह है कि इस कानून में यह भी परिभाषित नहीं किया गया कि आखिर असम्मानजनक टिप्पणी की सीमा क्या होगी। इसी के मद्देनजर शीर्ष अदालत ने इस कानून को खत्म किया। गौरतलब है कि पिछले 2-3 सालों में भारत के उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र व असम जैसे राज्यों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई थी जहां सोशल मीडिया को तथा कथित अपमानजनक मानकर उसके प्रयोगकर्ता को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। इस संदर्भ में यहाँ ये कहना भी अन्यथा नहीं है कि धारा 66A में समाप्त होने के बाद हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। महानगर के प्रसिद्ध समाजशास्त्री डॉक्टर विशेष गुप्ता के अनुसार इस धारा की बंधित बेड़ियां टूटने के बाद सोशल मीडिया के बेलगाम होने के खतरे भी बढ़ गए हैं। पुलिस के पास अब न तो अदालत के दिशा निर्देश हैं और न ही कोई ऐसा बंधित कानून ही है, लिहाजा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार के सामने अब चुनौती बड़ी हो गई है। जी सर, आप महानगर के साथ साथ पूरे देश में समाजशास्त्री के रूप में विश्वविख्यात हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्णय आया है कल कि आईटी एक्ट 66A पे उन्होंने पाबंदी लगा दी, ख़त्म कर दिया। क्या मानना है आपका, इससे फ़ायदा पहुंचेगा या नुकसान? हाँ, निश्चित ही ये मैं मानता हूं कि मंगलवार को
देश की शीर्ष अदालत ने 66A जो IT एक्ट की धारा थी, जो निश्चित तौर पर यह करती कि सोशल मीडिया या इंटरनेट या फेसबुक या व्हाट्सएप पर कोई भी ऐसी सामग्री लोड कर देने से जिससे आम समाज के लोगों को तकलीफ होती है या कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो उससे अभी तक क्या होता था, उसके खिलाफ रिपोर्ट होती थी और पुलिस को पकड़ के बंद कर देती। तो निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि सोशल मीडिया भी एक नए प्रकार का वर्चुअल समाज है, एक नए प्रकार का आभासी समाज है, जिस समाज की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है और वो समाज भी अपना एक सामुदायिक समाज है जिसकी कहीं ना कहीं बहुत पूरे विश्व में बहुत बड़ी शाख है। लेकिन भारतीय कानून चूँकि इंग्लैंड के कानून पर बना है और इंग्लैंड के कानून को इन टोटो यानी पूर्ण तरीके से उन्होंने ले तो लिया है, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड वगैरह में जो कानून है वहाँ पर कार्रवाई पुलिस की नहीं होती, सीधे कोर्ट के द्वारा एकदम कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ भारत में जो कानून बना था 2000-2008 के बाद जो भी इसमें संशोधन हुए, इसमें ये सबसे बड़ी परेशानी थी कि फेसबुक पर, लिंक्डइन पर या इंटरनेट पर या व्हाट्सएप पर कोई भी सामग्री अगर ऐसी लोड होती है जिससे आदमी के सम्मान को ठेस पहुंचती है, तो ऐसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर चोट तो होती ही थी। बाकी जब लोगों को अगर ऐसी टिप्पणी खराब लगती थी या धर्म के खिलाफ या संप्रदाय के खिलाफ कोई बात अगर होती थी, तो उसमें काफ़ी सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा होती थी। और पिछले 2-3 सालों में दर्जनों केस हमारे सामने, अभी हाल में रामपुर का केस है, पिछले दिनों मुरादाबाद का सचिन गुप्ता के साथ केस हुआ, या देश में आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में बम्बई में 2 लड़कियों के साथ कितनी बड़ी घटनाएं हुई थी। ये तमाम देश के तमाम मुख्तलिफ हिस्सों में जो वारदात हुई है, उसमें निश्चित तौर पर लोगों के, लड़कियों के, बच्चों के, युवाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निश्चित तौर पर कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस IT एक्ट कानून को 66A धारा को असंवैधानिक इसलिए बताया है क्योंकि ये लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करती है। लेकिन यहाँ मेरा ये मानना है एक समाजशास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते, क्योंकि मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं समाज आज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की तरफ जा रहा है और युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। युवा आज धीरे धीरे अपनी कार्यशीलता को, अपने ज्ञान का इस्तेमाल तकनीकी रूप में वो रूपांतरित कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को राह दिखा सके। तो इसके खतरे भी इसलिए हैं क्योंकि आज भी जो तमाम इस पर घटनाएं घटित होंगी या खुले रूप में लोग इस पर टिप्पणी करेंगे, उस टिप्पणी कैसी होगी, किस प्रकार से होगी, क्योंकि जो समाज विकसित हो रहा है वो असहनशील समाज है। जो युवा आज आगे आ रहे हैं, सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं, उनको सिचुएशनल, परिस्थितिक जन्य व्यवहार पता नहीं है कि हमें कैसे व्यवहार करना है, हमें कैसे क्या कहना है, किस समय पर क्या कहना है। तो ये समाज की जिम्मेदारी भी है, समुदाय की जिम्मेदारी भी है कि उन युवाओं को ऐसी क्लास चलानी पड़ेंगी, पुलिस के माध्यम से युवाओं के बीच में ऐसी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो उनका जो सम्मान घायल हुआ है या तमाम ऐसे लोगों को जो तमाम हानि पहुंची है, तमाम जेल में 40-40 दिन रहना पड़ा है, उनके सम्मान को कौन वापस करेगा आखिरकार। तो ये बहुत बड़ी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को मिली तो है, लेकिन हमें इसे संभाल के रखना है। संभाल के इसलिए रखना है क्योंकि युवा हमारा आज बेलगाम होता चला जा रहा है धीरे धीरे। वो केवल वाहनों पर या अपनी स्पीड को तेज नहीं कर रहा, उसकी सोशल मीडिया पर भी स्पीड बहुत तेज है। आज ये व्हाट्सएप पर जो कहता है पूरी दुनिया में फैल जाता है, फेसबुक पर जो कहता है पूरी दुनिया में फैल जाता है, उसको वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन हमें ऐसी तमाम क्लासेस चलानी पड़ेंगी, वो चाहे हमारे महाविद्यालय में हो, पुलिस के स्तर पर हो, समुदाय के स्तर पर हो, परिवार के स्तर पर हो, ताकि हम ये गाइड कर सकें कि भले ही हमें ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आज़ादी हमें मिल गई है, लेकिन वो आज़ादी हमारी घायल ना हो, खतरे में ना पड़े, उसको हमें संभाल कर रखने के लिए हमें उस पर तमाम अपनी कहने वाली बात या हमारी टिप्पणी बहुत सम्मान के साथ कहनी पड़ेगी। तभी हम अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी को सुरक्षित रख के और समाज में, सोशल मीडिया में अच्छा संदेश दे सकते हैं। वहीं ऑनलाइन आजादी पर महानगर के विख्यात कानूनविद तथा बाल एवं किशोर न्यायालय के प्रथम मजिस्ट्रेट एवं MH कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर हरवंश दीक्षित ने कहा कि धारा 66A को मनमाना, अतिरेक और असंगत बताया। इसे बोलने एवं अभिव्यक्ति के अधिकार, असहमति के अधिकार और जानने के अधिकार का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि IT कानून की धारा 66A नागरिकों को संविधान के लिए मिले अधिकारों को हतोत्साहित करती है। कानूनविद हैं, साथ में ही किशोर न्यायालय के प्रथम मजिस्ट्रेट भी हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि अभी कल ही
सुप्रीम कोर्ट ने IT एक्ट के 66A संविधान में को ख़त्म कर दिया इस धारा को। क्या मानना है, इससे फ़ायदा पहुंचेगा या कुछ हानि होने की संभावना है? नहीं, जिन विषयों पर इसको रद्द किया गया है इसमें कोई संदेह नहीं कि वो धारा ऐसी थी जिसको रद्द ही कर देना चाहिए था। जो उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया था वो ये था कि बेहद अपमानजनक, बेहद असहज करने वाला, बेहद परेशान करने वाला, ये शब्दावली ऐसी थी जिसके दुरुपयोग की संभावना थी। और ऐसा नहीं कि ये जो संभावना है वो बिना किसी आधार के हो। इसके पहले अभी उत्तर प्रदेश में कुछ समय पहले की घटना है, ये 11वीं के एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके पहले भी 2 लड़कियों को, जिसके बाद में श्रेया सिंघल ने अपना मुकदमा दायर किया था। उसके पहले जो असीम त्रिवेदी को गिरफ्तार किया गया था इन सब बातों को लेकर के। तो इसके ऊपर बेशक अंकुश होना चाहिए, लेकिन अंकुश और अपराध में एक अनुपात होना चाहिए। ये जो अनुपात नहीं था इसके साथ, अपराध जितना बड़ा अपराध होता था उसके तुलना में कई गुना उन लोगों को सजा मिलती थी। तो इसलिए इसको समाप्त कर देना व्यक्ति की आज़ादी के लिए अत्यंत आवश्यक था, अत्यंत आवश्यक था, इसे होना ही चाहिए था। एक हिस्सा है ये, एक प्रकार के अतिरेक का परिणाम था, कानूनी अतिरेक का परिणाम था। और कानूनी अतिरेक के साथ ही साथ कानून को लागू करने वाली एजेंसीज के अतिरेक का परिणाम था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। हमारे देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि सोशल साइट्स का इस्तेमाल करती है। हर साल 30% के हिसाब से इसकी संख्या में वृद्धि हो रही है। और हम सभी जानते हैं कि सोशल साइट्स पे लोग किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल एक दूसरे के लिए करते हैं। तो इस कानून को तो समाप्त हो जाना बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ ही साथ आवश्यकता इस बात की भी है कि जो इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो एक अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें, मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करें। नहीं तो आने वाले समय में जो आज़ादी है, इस आज़ादी का अगर दुरुपयोग होगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब फिर से इसी प्रकार कानूनों की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट के IT एक्ट की धारा 66A को रद्द करने के साथ ही युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। समर्पण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्षा व पदाधिकारियों ने फैसले का स्वागत किया। सोशल मीडिया का दायरा और रोल लगातार बढ़ रहा है, खासकर युवाओं में इसका जबरदस्त क्रेज है। सोशल मीडिया पर युवा खुलकर अभी भी भावनाओं का इजहार करते हैं, हर मुद्दे को लेकर अपने विचार व्यक्त करने का सशक्त माध्यम मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस भी होती है, लेकिन इसमें IT एक्ट की धारा 66A बाधा बना हुआ था। इस बारे में समर्पण वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IT एक्ट 66A का ख़त्म कर दिया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दे दी गई है। क्या मानती हैं आप, ये एक सही कदम है या गलत? ये एक बहुत ही अच्छा कदम है। ये सोशल मीडिया के द्वारा बहुत अच्छी सही चीज़ें पता चलती हैं। कोई भी व्यक्ति को अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सोशल मीडिया के द्वारा ही आजकल अच्छे और बुरी चीज़ों को पर बैन खत्म कर दिया है, तो क्या मानती हैं इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है भविष्य में? जी हाँ, इस पर गलत इस्तेमाल भी होता है। फेक ID बनाकर जो लड़कियों को बदनाम किया जाता है, ये सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा गलत किया जाता है। यदि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें सबकी राय हो वो उससे हम सहमत हो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय अलग अलग होती है। ये सोशल नेटवर्क जो है मतलब सभी इसका यूज़ करते हैं और सबके लिए कितना यूज़फुल है सब आप जानती हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सहमत? सभी युवा हैं, उनको एक मतलब अवसर मिला है कि वो अपनी मन की कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं और ये सहमत फेसबुक या नेट का यूज़ करती हैं? हाँ जी। सुप्रीम कोर्ट ने कल IT एक्ट 66A में ख़त्म कर दिया, क्या मानती हैं आप, ये अच्छा काम है या बुरा? हाँ जी, अच्छा किया। सोशल सर्विस से ये सभी यूज़ करते हैं और हर चीज़ के तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स सब होते हैं। मैं IT एक्ट 66 से के ख़त्म हुआ ये। फिलहाल वक्त है अभी तक में एक छोटे से ब्रेक का। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल की ओर से गांधीनगर में मैया की चौकी लगाकर माता रानी की आराधना की गई। भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल द्वारा नवरात्रों का यह पावन पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बुधवार को देवी के षष्ठम रूप कात्यायनी देवी की आराधना की गई।
भक्तों द्वारा बताया गया कि कात्यायन ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां जगदम्बा ने अजन्मा स्वरूप त्याग कर पुत्री रूप में ऋषि कात्यायन कुल में जन्म लिया था। इसी कारण मां का षष्ठम स्वरूप कात्यायनी देवी के नाम से लोक प्रसिद्ध हुआ। सामान्यतः पुत्री का गोत्र पिता से अधिक पति के गोत्र से चलता है, लेकिन यहाँ तो देवी सदा सर्वदा के लिए पिता के गोत्र कात्यायन से जुड़ गईं। नवरात्र के छठे दिन साधक मां भगवती के इसी रूप की पूजा अर्चना करते हैं। इस रात्रि जागरण और जप करने से साधक को सहज ही माता कात्यायनी की कृपा का लाभ मिलता है। नवरात्र देवी स्कंद माता के चरणों में अर्पण किया गया। सभी भक्तजनों ने एक रंग की चुनरी पहनकर देवी मां का ये नवरात्रा बड़े ही धूमधाम तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया। देवी की भक्ति में झूमते हुए मां का कीर्तन भी इस अवसर पर गाया गया। देवी का जयकारा लगाया गया तथा मां कात्यायनी का ध्यान कर समय व्यतीत किया गया। कार्यक्रम का संचालन अनीता श्रीवास्तव द्वारा किया गया। कीर्तन शन्नो रस्तोगी के हरपाल नगर स्थित निवास स्थान पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर अनीता नकरा, नीरू बजाज, अशु बघाई, किरण शर्मा, सरिता गुप्ता, मधु बंसल, मोनिका बंसल, प्रेरणा, प्रभा छोत्री आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत बुधवार को आरएसडी एकेडमी में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन आरएसडी एकेडमी में किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पोस्टर के माध्यम से बच्चों ने ट्रैफिक के नियमों को समझा तथा ये भी बताया कि ड्राइविंग करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर जी कुमार ने इस अवसर पर बताया कि बच्चों के लिए विद्यालय में जागरूकता के तहत हमेशा प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं। इसी श्रृंखला में बुधवार को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के आयोजन परिवहन विभाग मुरादाबाद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडलायुक्त मुरादाबाद विपिन कुमार द्विवेदी ने पहुंचकर बच्चों को सम्मानित तथा उनका हौसला वर्धन किया। जो
देखेगा तो आज सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके तहत आज कोलैज एंड कंपटीशन था जो 2 ग्रुप्स में कराया गया है। ये प्रोग्राम इसलिए कराया गया ताकि एक बच्चों में अवेयरनेस आए कि उनको ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है और किस तरह से ड्राइविंग करें और क्या क्या रूल्स हमारे काम आएंगे ज़िंदगी में, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत ही एक जीवन जो मिला है हमें बड़ा अमूल्य है और हम अगर ट्रैफिक रूल्स को नहीं करते हैं या अपने बड़ों को भी एक नसीहत नहीं देते हैं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो सुरक्षा नहीं रहती और हम अपने जान गंवा बैठते हैं। अगर हम शुरू से ही बच्चों में ये अवेयरनेस प्रोग्राम कराएंगे तो इसके तहत अपने आप को भी संभाल पाएंगे, औरों को भी संभाल पाएंगे। आजकल ये देखा गया है कि जो यंग जनरेशन है बड़ी फास्ट लाइफ लीड कर रहे हैं और धीमी गति से तो चलना ही नहीं चाहते हैं और अंत में नुकसान उन्हीं का होता है, पेरेंट्स के ऊपर बोझ हो जाता है। जब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं 6-6 महीने बिस्तर पे पड़ जाते हैं तो अल्टीमेटली ये बोझ तो पेरेंट्स के ऊपर है। बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, गवर्नमेंट की तरफ से ये मुहिम चली है एंड हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया है अपने हमारे बच्चों को और स्कूलों के बच्चों को ताकि वो अपने अपने टैलेंट को शो कर सकें और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज कॉलेज में तो उन्होंने कहाँ से न्यूज़पेपर की कटिंग्स लेके बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सबको बहुत बहुत अगर आपको यदि बैंकों में कोई ज़रूरी कार्य करना है तो 27 मार्च तक कर लें, क्योंकि बैंकों में 27 से 3 अप्रैल तक 5 दिन की छुट्टी तथा 2 दिन सर्वर पर अत्यधिक लोड होने के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। अगर आपको बैंक में लेन देन या कागजी कार्रवाई का कार्य है तो 27 मार्च से पहले अपने जरूरी कार्य निपटा लें, क्योंकि 28 व 29 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। वहीं 30 व 31 मार्च को ईयर क्लोजिंग के चलते सर्वर पर अत्यधिक लोड होने के कारण आपको निराशा हाथ लग सकती है। 1, 2 व 3 अप्रैल को अगले 3 दिन तक बैंकों में पुनः छुट्टी रहेगी। इंडियन ओवरसीज बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक श्री भाटिया ने बैंकों की छुट्टी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। सर, आप इंडियन ओवरसीज बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक हैं। अभी बैंक में करीब 5-6 दिन की छुट्टियां आने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राहकों के लिए? सर, मेरा अपने ग्राहकों से यही निवेदन है कि चूंकि ये मार्च का महीना है और इस महीने के अंदर जो है काफ़ी छुट्टियां 28 और 29 को बैंक बंद है, उसके बाद 1 तारीख को वार्षिक लेखाबंदी की वजह से बैंक बंद रहेंगे, सिर्फ 30 और 31 को ही बैंक खुलने हैं। तो अपने टैक्स से रिलेटेड कार्य वो सारे जो हैं 27 तारीख तक या अपने जरूरी कार्य 27 तारीख तक ही निपटा लें, क्योंकि 30 और 31 बैंकों के सर्वरों के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड रहने की वजह से हो सकता है कि उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आगे के आने वाली इस छुट्टियों के बीच में जो है वो अपने कार्य को कोशिश करें कि 27 तक ही निपटाएं, ताकि जो किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। अच्छा सर, एटीएम को लेकर क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? एटीएम के अंदर जो है हम अपना कैश पूरा लोड रखेंगे, क्योंकि हमारे एटीएम सारे आउटसोर्स हैं, पर हमारी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि हम उन छुट्टियों के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन का जो है उसके अंदर पैसे को डलवाने का प्रयास करें, ताकि जो है पैसे के लेन देन में जो है किसी हमारे ग्राहक को कोई असुविधा ना हो। रेलवे स्टेशन पर आरएमएस डाकघर के कार्यालय के नवीनीकरण के कार्य के चलते लोगों की महत्वपूर्ण डाक खुले आसमान के नीचे असुरक्षित एक पंडाल में रखी जा रही हैं। और तो और विभाग अपने ही कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम दिख रहा है। रेलवे स्टेशन पर स्थित आरएमएस डाकघर के कार्यालय में आजकल फर्श पड़ रहा है। कार्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य करीब 2 हफ्ते तक चलेगा, लिहाजा कार्यालय के नवीनीकरण के चलते लोगों की महत्वपूर्ण डाक या पार्सल को विभाग के कर्मचारियों द्वारा असुरक्षित तरीके से खुले आसमान के नीचे एक पंडाल में रखा जा रहा है। गौरतलब हो
कि जहां ये पंडाल बनाया गया है वहां बंदरों की आवाजाही भी ज्यादा देखने को मिलती है। और तो और अगर खुदा न खास्ता बारिश हो जाए तो विभाग द्वारा की गई इस वैकल्पिक व्यवस्था की पोल तो खुलेगी ही खुलेगी, वहीं लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेज भी इस लापरवाही की भेंट चढ़ सकते हैं। और तो और विभाग द्वारा अपने ही कर्मचारियों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं दी गईं। करीब 2 हफ्ते तक पंडाल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पंडाल में पंखा तक मयस्सर नहीं है। और तो और रात्रि में पंडाल में लाइट की व्यवस्था तक नहीं की गई। कुल मिलाकर बिना किसी सुरक्षा के लोगों की महत्वपूर्ण डाक या कहें पार्सल खुले आसमान के नीचे रखी जा रही हैं। RMS का यहाँ क्या क्या कार्य किया जा रहा है? डाक के आदान प्रदान का। यहाँ पे क्यों वैकल्पिक व्यवस्था की गई है सर? और कोई व्यवस्था थी नहीं, और कोई व्यवस्था नहीं होती, यही भी बैकअप में। तो जो ऑफिस आप लोगों को दिया गया है वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ फर्श पड़ रहा। फर्श पड़ने की वजह से यहाँ पे यहाँ ना कोई पंखा है, आप लोग गर्मी में तप रहे हैं। क्या 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 मांग करते हैं अभी तक के माध्यम से? कुछ नहीं, अब तो ये टेम्परेरी अरेंजमेंट इस वजह से कुछ। लगभग कितने महीने तक ये काम चलेगा? महीने तक नहीं, 1 हफ्ते का। को लेकर सुरक्षा की क्या बात है? वो अंदर चल रहा है सब। तो यहाँ पे क्या चीजें? यहाँ का तो डाक का आना जाना है, बस गाड़ियों से डाक की जो आएगी जाएगी सर। तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।